ये टॉपिक रहेगा ट्रांजिशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, secondary electrode potential when metal was present in +3 oxidation state and it converted itself into metal +2। इसी के ट्रेंड्स हमें पढ़ने हैं 3D सीरीज़ में। इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया, आप पहले वो वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, तब जाके आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगा, जहाँ पे हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया एंथैल्पी एटॉमाइजेशन और मेटल जब प्रेजेंट होगा +2 में, +2 से 0 में कब आने की वो कोशिश करेगा। ये जो इनकी स्टेबिलिटी है, क्या मतलब है इसका, ये जो मेटल +3 में होगा एक्वा सोल्यूशन में, इसको आना पड़ेगा मेटल +2 एक्वा सोल्यूशन में। +3 या +2 में मेटल कब स्टेबल होगा, ये डिपेंड करता है हाइड्रेशन एनर्जी पे, ये डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी पे, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये और यहाँ पे और एक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है जिसको बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये बहुत सारे फैक्टर जॉइंटली काम करते हैं। इन्हीं फैक्टर्स से हमें ये पता चल जाता है कि किस मेटल का +2 एक्वस में स्टेबल है, किस मेटल का +3 एक्वस में स्टेबल है। तो जॉइंटली वी हैव टू चेक आउट बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड CFSE। ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम टेक्स्ट बुक से ये जो डेटा हमने लिया, ये टेक्स्ट बुक का डेटा है, जब हम डेटा से चेक करते हैं, डेटा में कोई रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं हो रही है। अगर हम बोलते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है या आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, किसी में भी रेगुलर ट्रेंड इन 3D सीरीज एलिमेंट्स में फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें कंफ्यूजन टॉपिक लग रहा है। तो आज हम उसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे कि ये इरेगुलर ट्रेंड क्यों फॉलो हो रही है, कहाँ पे ये जो वैल्यू चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले हम अगर हम बात करेंगे स्कैंडियम और जिंक, इनमें वैल्यूज़ गिवन नहीं है, तो हम डिस्कस करेंगे फिलहाल के लिए टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम। जब हम टाइटेनियम से वैनेडियम, वैनेडियम से क्रोमियम और टाइटेनियम से वैनेडियम और वैनेडियम से क्रोमियम जब हम मूव करते हैं अक्रॉस द पीरियड, इनके वैल्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जॉइंटली तीनों का ले लेंगे। एक हमारे पास है टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम, टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम। टाइटेनियम का है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D2 4s2, इट इज़ 3D3 4s2, इट इज़ 3D5 4s1। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब हमने क्या किया, टाइटेनियम को हमने +3 में कन्वर्ट किया। टाइटेनियम +3 में रहेगा ओनली 3D1। वैनेडियम जो +3 में है, वैनेडियम +3 में रहेगा 3D2, और क्रोमियम +3 में रहेगा 3D3। तो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और CFSE और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पे हम चेक करेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल में क्यों इरेगुलर ट्रेंड फॉलो हो रही है। इन तीनों से अगर हम डेटा से चेक करेंगे, इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हमें देखने को मिल रहा है वैनेडियम का। वैनेडियम का इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है। वैनेडियम जो +3 में होगा, वैनेडियम +3 एक्वा सोल्यूशन में, वैनेडियम को जो +2 एक्वा सोल्यूशन में कन्वर्ट करना होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, इसका E0 पोटेंशियल ज़्यादा है दैन टाइटेनियम और क्रोमियम। अब सबसे पहले हम इसी को समझते हैं कि वैनेडियम क्यों +3 से +2 में जल्दी आने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से अगर हम चेक करेंगे, वैनेडियम +3 में ये है 3D2, बट जब वैनेडियम +3 में था तब इसके पास था 3D2, बट जो ही ये +2 में आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा 3D3। अगर हम 3D3 देखेंगे, 3D3 में अगर हमारे पास हम चेक करेंगे D सबशेल में जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं 1, 2 और 3, तो नीचे जो T2G है, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जब भी T2G के केस में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसे कि हमें पता ही है कि यहाँ पे वाटर एज ए लिगेंड हम यूज़ कर रहे हैं, तो वाटर एक वीक लिगेंड है, इसलिए इन केसेस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो T2G3 के केस में जब हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या अगर हम एक्सचेंज एनर्जी भी इसमें देखेंगे, एक्सचेंज एनर्जी भी अगर हम देखेंगे, एक्सचेंज एनर्जी भी इनकी ज़्यादा होगी, और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एक सेपरेट टॉपिक है जिसको हम कोऑर्डिनेशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ये याद रखिएगा कि इसके जो CFSE वो भी ज़्यादा है और एक्सचेंज एनर्जी भी ज़्यादा आ रहा है। इस वजह से इसका क्या होता है, इस वजह से इसका जो 3D3 है, इट इज़ मोर स्टेबल दैन 3D2। इसका +2 ज़्यादा स्टेबल है एक्वा सोल्यूशन में दैन इसका जो वैनेडियम का जो +2 है, इट इज़ मोर स्टेबल दैन वैनेडियम +3। वैनेडियम का +2 एक्वस में ज़्यादा स्टेबल है दैन वैनेडियम का +3। अगर हम देख सकते हैं टाइटेनियम से वैनेडियम, हमें कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि टाइटेनियम से वैनेडियम जब जाते हैं साइज डिक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना चाहिए, उसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़नी चाहिए थी। तो हाइड्रेशन एनर्जी खाली यहाँ पे फैक्टर नहीं है, मैंने ये भी डिस्कस किया था कि और भी फैक्टर्स है, CFSE है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी भी एक फैक्टर है। एज पर हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था टाइटेनियम से, बट चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे CFSE भी पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्सचेंज एनर्जी भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इस वजह से जो वैनेडियम का जो +3 है वो इतना स्टेबल नहीं है जितना वैनेडियम का +2 है। आंसर क्या है इसका, बिकॉज ऑफ इट इज इंक्रीज CFSE, बिकॉज ऑफ दिस हाई एक्सचेंज एनर्जी, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी व्हेन इट इज हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन T2G3। चलिए वैनेडियम का क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं क्रोमियम का। क्रोमियम जब +3 में रहेगा, क्रोमियम +3 में रहेगा 3D3 में, और क्रोमियम को जब हम कन्वर्ट करेंगे +2 में, इसमें रहेगा 3D4। तो 3D3 में अभी हमने देखा यहाँ पे 3D3 में जब D3 रहता है, D3 में T2G3 रहता है, तो T2G3 की जो T2G3 की स्टेबिलिटी होती है वो T2G4 से ज़्यादा होगी।
क्यों होगी ज़्यादा? बिकॉज ऑफ हाई एक्सचेंज एनर्जी। यहाँ पे जो हो गया हाई एक्सचेंज एनर्जी। तो क्रोमियम अगर +2 में रहेगा भी, क्रोमियम का +2 क्रोमियम के +3 से ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। क्रोमियम के केस में +3 ही ज़्यादा स्टेबल है देन क्रोमियम +2। और ये मेन रीज़न है, अगर हम डेटा से चेक करेंगे, क्रोमियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आ रहा है -0.41, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.41, वाइल एज वेनेडियम का है -0.26। वेनेडियम का ही ज़्यादा है दैन क्रोमियम। वेनेडियम का क्यों ज़्यादा है? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया वेनेडियम का +2 ज़्यादा स्टेबल है देन क्रोमियम का +2, क्योंकि वेनेडियम के +2 में रहता है 3D, वेनेडियम के +2 में रहता है 3D3, वाइल एज क्रोमियम के +3 में रहता है 3D3। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया कि क्यों क्रोमियम का एक्वस सॉल्यूशन में +3 ज़्यादा स्टेबल है देन क्रोमियम का +2। क्योंकि हमें ये भी पता है कि जब क्रोमियम +2 में आ गया था, क्रोमियम +2 में से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला था 3D5 में से, तो 3D5 से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए क्रोमियम +2 में इतना स्टेबल नहीं रहता है जितना क्रोमियम +3 में रहता है। क्यों? क्रोमियम +3 में इसके पास रहती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन T2G3। वेल एज इस वजह से जो हमारे पास क्रोमियम है इसका रिडक्शन पोटेंशियल वेनेडियम से कम आ रहा है। बट वेनेडियम जो टाइटेनियम है, टाइटेनियम में ऐसे कोई स्टेबिलिटी हमें नज़र नहीं आ रही है। अगर हम टाइटेनियम की बात करेंगे, टाइटेनियम हमारे पास है +3 में 3D1 में क्या रहेगा? 3D1 में इतना ज़्यादा इसको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगी जितना T2G3 में मिल रही है। T2G3 में जहाँ पे D3 सिस्टम होता है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी देन D1, क्योंकि D1 में जब टाइटेनियम रहेगा इतनी ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी D1 सिस्टम में, इसीलिए टाइटेनियम जब +3 में रहेगा, टाइटेनियम खुद को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा +2 में। यहाँ पे इसके पास था D1 और यहाँ पे रहेगा D2 में अगर हम CFSE निकालेंगे, इसकी CFSE D1 से ज़्यादा आ रही है। CFSE की जो फॉर्मूला रहती है, चलो CFSE का फॉर्मूला एटलीस्ट यहाँ पे लिखते हैं, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG। अगर हम D1 की बात करेंगे तो हमारे पास रहेगा D1 सिस्टम में -0.4 इंटू 1, तो इट विल बी इक्वल टू -0.4 डेलो। वाइल एज अगर हम इसी CFSE को निकालेंगे D2 के केस में, ये हमारे पास है D1, अगर हम D2 के केस में निकालेंगे, D2 के केस में रहेगा -0.4 इंटू 2, इट विल इक्वल टू -0.8 डेल्टा 0। तो हम यहाँ से देख रहे हैं D2 का जो CFSE है, इसका जो CFSE है वो ज़्यादा आ रहा है, D2 का CFSE ज़्यादा है देन D1, इसलिए जो टाइटेनियम है, टाइटेनियम D1 में इतना स्टेबल नहीं रहे, सॉरी D1 में जब +3 रहेगा इसका ऑक्सीडेंसिटी इतना ज़्यादा स्टेबल एक्वस में नहीं रहेगा जितना +2 में रहेगा। इस वजह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टाइटेनियम का रिडक्शन पोटेंशियल है, टाइटेनियम का रिडक्शन पोटेंशियल वो क्रोमियम से ज़्यादा है। तो इन तीनों का यहाँ पे क्लियर हो गया। सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसमें से वेनेडियम का है। क्यों? क्योंकि इसका V+2 ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ T2G3, बिकॉज ऑफ हाई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज एनर्जी, बिकॉज ऑफ हाई एक्सचेंज एनर्जी। क्रोमियम का +3 वेनेडियम के +3 से ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि क्रोमियम जो +3 में रहेगा तब इसके पास रहेगा T2G3। वाइल एज टाइटेनियम +2 में क्यों स्टेबल रहेगा? क्योंकि +2 में इसकी CFSE ज़्यादा होगी। तो ये तीनों का क्लियर हो गया क्यों यहाँ पे इरेगुलर ट्रेंड फॉलो हो रही है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट का। मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं। 3D5 4s2, इट इज़ 3D6 4s2, इट इज़ 3D7 4s2। बट अभी हमने मैग्नीज, कोबाल्ट और आयरन को कन्वर्ट किया है Mn+3 में। Mn+3 में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगी 3D4। आयरन का जब हम +3 में इसको रखेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, इट विल बी 3D5। कोबाल्ट के केस में कोबाल्ट +3 एक्वस सॉल्यूशन में, इट विल बी 3D6। ये इन तीनों मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जब हमने इन तीनों को कन्वर्ट किया +3 में इन तीनों को हमने रखा है। तो अगर हम इन तीनों में से रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, इन तीनों में से रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा इनमें से कोबाल्ट का है। कोबाल्ट का है +1.97 वोल्ट। फिर आयरन का है +0.77 वोल्ट, +0.77 वोल्ट। और मैग्नीज का है +1.57 वोल्ट, +1.57 वोल्ट। आपको वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, बस आपको ये एनालाइज करना आना चाहिए डेटा की, डेटा को हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। तो इन तीनों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन में हमें ये दिख रहा है कि जो कोबाल्ट का +3 है एक्वस सॉल्यूशन में वो इतना स्टेबल नहीं है, वो कोबाल्ट +2 में जल्दी खुद को कन्वर्ट करेगा, इसलिए इसका जो E0 है, E0 SRP वो ज़्यादा है दैन आयरन और मैग्नीज। चलिए हम समझते हैं कि कोबाल्ट का +3 +2 से ज़्यादा स्टेबल क्यों नहीं है। कोबाल्ट का +2 एक्वस में क्यों ज़्यादा स्टेबल है देन कोबाल्ट का +3 एक्वस सॉल्यूशन। कोबाल्ट जब +3 में रहेगा, कोबाल्ट +3 वाटर के साथ एक्ट करेगा एज हाई स्पिन कम्प्लेक्स, क्योंकि वाटर हमारा एक वीक लिगेंड होता है।
जब भी कोई मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, जब भी कोई मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, जब भी कोई मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, उसकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज होती है, स्टेबलाइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, बाय द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो CO का +3 है, CO का +3 के साथ वाटर है। वाटर के केस में अगर हम CO+3 में देखते हैं, CO+3 में इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा 3d6। CO का पहले था 3d7 4s2, बट जब हमने कन्वर्ट किया कोबाल्ट को +3 में, इसके पास अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d6। पहले इसके पास 9 थे, 9 में से 3 निकल गए तो 3d6। हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि वाटर वीक लिगेंड है। इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगा, ये हमारे पास है T2G, ये हमारे पास है EG, T2G और ये है EG। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 2 3 4 5 और 6, इस केस में हमारे पास जब हम इसका CFSE निकालेंगे, इसका CFSE जब हम निकालेंगे, इसका CFSE कितना आएगा, -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2, तो 0.4 इंटू 6 हो गया -1.16, 1 2 3 4 यस 1.6 प्लस 1.2, so it will be equal to 1.6 minus 1.2, it will be equal to 1.6 minus 1.2, it will be equal to 0.4 माइनस 0.40 डेल्टा। तो जब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जब हमारे पास कोबाल्ट जब हमारे पास +3 में था, इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d6, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसकी जो CFSE है वो है -0.40 डेल्टा। पहले मैंने एक्सप्लेन किया आपके साथ, नो डाउट इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी वो ज़्यादा होगी। जब हम हाइड्रेशन एनर्जी कंपेयर करते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी में किस तरह से कंपेयर करनी होती है, हम अक्सर हाइड्रेशन एनर्जी को कंपैरिजन में इस तरह से लाते हैं, Mn का +3 और कोबाल्ट का +3, बट असल में जो मेन कंपैरिजन है वो ये है CO+3 माइनस CO+2। इसमें कितनी डिफरेंस है, सिमिलरली Mn+3 और Mn+2, इसमें कितनी ज़्यादा डिफरेंस है। जब कोबाल्ट +3 से +2 में आने की कोशिश करेगा, यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इज़ रिलीज्ड, दूसरा यहाँ पे लो अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। एक ही फैक्टर है, दूसरा हम CFSE समझते हैं। जब हमने कोबाल्ट को रखा 3d6 में, 3d6 के केस में ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वाटर के साथ है CO+3, इसकी जो CFSE है वो आ रही है हमें -0.40। अब हम इसी CFSE को फिर से निकालते हैं जब हमारे पास कोबाल्ट +2 में होगा। कोबाल्ट +2 में रहेगा ये 3d7 जब रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा। T2G में रहेंगे 5 और EG में रहेंगे 2। जब हम CFSE निकालेंगे, CFSE हमारा रहेगा, CFSE विल बी इक्वल टू -0.4 इंटू 1 2 3 4 5 प्लस -0.6, सॉरी इट इज़ प्लस 0.6 इंटू 2, सो इट विल बी इक्वल टू -2.0 प्लस 1.2, सो इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू -0.8 del 0। तो जब हम देख रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जब हमारे पास कोबाल्ट +2 में था तब इसके पास -0.8 आ रहा है, बट इससे पहले हमने देखा इट इज़ -0.4। तो यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि जो कोबाल्ट का +2 एक्वस में है, इट इज़ मोर स्टेबल दैन कोबाल्ट +3 एक्वस सोल्यूशन। कोबाल्ट का जो +2 है वो ज़्यादा स्टेबल है दैन +3। इसके 2-3 रीज़न मैंने तीनों एक्सप्लेन किए। एक है CFSE, दूसरा है हाइड्रेशन एनर्जी, और तीसरा फैक्टर क्या है कि जब भी कोई मेटल +3 में रहता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, इट इज़ स्टेबलाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो कोबाल्ट के केस में ये क्लियर हो गया कि क्यों इसका +2 ज़्यादा स्टेबल है +3 के केस में। अब हम डिस्कस करेंगे मैंगनीज़ और आयरन का। सबसे पहले देखते हैं मैंगनीज़ का आयरन से ज़्यादा है। मैंगनीज़ का हम देख रहे हैं, मैंगनीज़ का आयरन से ज़्यादा आ रहा है। मैंगनीज़ जब 0 में था इट वाज 3d5 4s2, और आयरन का जब 0 में था इट वाज 3d6 4s2। इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं, इन दोनों के केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें आंसर मिल जाएगा। तो जब हमने मैंगनीज़ को कन्वर्ट किया, मैंगनीज़ +3 में है, इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3d4, वाइल एज आयरन को जब हमने कन्वर्ट किया +3 में, इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3d5। जो मैंगनीज़ का रहता है इट इज़ +1.57 वोल्ट, वाइल एज जो आयरन का इट इज़ +0.77 वोल्ट। यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि जो मैंगनीज़ का +3 है एक्वस सॉल्यूशन में इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैन आयरन +3। या और एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि
जो हमारा मैग्नीज का +3 एक्वा सोल्यूशन में है वो लेस स्टेबल है, इट इज़ लेस स्टेबल दैन Fe+3। तो यहाँ से हम डेटा से भी देख रहे हैं कि जो मैग्नीज का SRP है वो +1.57 है, दैट मीन्स मैग्नीज का +3 एक्वा सोल्यूशन स्टेबल नहीं है। वाइल एज आयरन का कंपेरेबल टू, जब हम मैग्नीज और आयरन को आपस में कंपेयर करते हैं, आयरन का +0.77 वोल्ट ही है। इससे हमें समझ आ रहा है कि आयरन का जो +3 एक्वस में है इट इज़ मोर स्टेबल दैन आयरन +2 एक्वस, वाइल एज मैग्नीज का जो +3 एक्वस में है इट इज़ लेस स्टेबल दैन Mn+2 एक्वस। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से इजीली से आंसर मिल जाएगा। जब हमारे पास आयरन होगा +3 एक्वस में, इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 3d5। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से जब आपके पास 3d5 है इट विल बी 1 2 3 4 5। तो सिमेट्रिकल आपको पता है कि एक्सचेंज एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई आएगी। यहाँ पे CFS इसको डिसाइड नहीं करेगा, इसके यहाँ पे स्टेबिलिटी का रीज़न है एक्सचेंज एनर्जी और D5 आपको पता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इस वजह से आयरन का +3 एक्वस में ज़्यादा स्टेबल है। वेल अगर मैग्नीज की बात करेंगे, मैग्नीज जब +3 में था तब इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा 3d4, बट जब हम इसी मैग्नीज को कन्वर्ट करेंगे मैग्नीज +2 में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा 3d5। तो ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल में आने की कोशिश बहुत जल्दी करेगा। इस वजह से जो मैग्नीज का रिडक्शन पोटेंशियल है, मैग्नीज का रिडक्शन पोटेंशियल आयरन की रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा आ रहा है। तो अब आपको ये इसमें ये जो इरेगुलर ट्रेंड है based on the electronic configuration, based on the crystal field stabilization energy and hydration energy, I hope now this thing will be clear to you why there is an irregular trend when we compare the SRPs from scandium, to titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, zinc। scandium और zinc का नहीं गिवन है। scandium का +3 कंपेरेटिवली स्टेबल ही रहेगा क्योंकि scandium का +3 में रहेगा। +3 की केस में इसके पास एर्गन एज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा। वायर जिंक के केस में भी जिंक जब +2 में रहता है, +2 में इसके पास रहता है 3d10, बट जब जिंक +3 में रहेगा इधर रहेगा 3d9, तो इसका भी +3 इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। बट हमने यहाँ पे कंपेयर किया मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट, इन तीनों को आप आपस में कंपेयर कर सकते हो। वायरलेस टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम, इन तीनों को आपस में कंपेयर करके आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ सकते हो क्यों टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम में सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैनेडियम का है और सबसे कम क्रोमियम का क्यों है। वायरलेस मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट के केस में क्यों सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल कोबाल्ट का है, और जब हम मैग्नीज और आयरन को कंपेयर करते हैं इनमें से ज़्यादा क्यों आयरन का है और मैग्नीज का क्यों रिडक्शन पोटेंशियल कम आ रहा है, मैग्नीज का क्यों रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा आ रहा है देन आयरन। तो अब आपको ये सारा समझ आया होगा अच्छे से। दोनों वीडियोस आप चेक कर सकते हो। पहला वाला वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया था M+2 से M0, और ये वाला वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया M+3 से M+2।